मेरा यह आरोप है माननीय सभापति जी, फासिस्ट डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। प्लीज बी सीटेड। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। या माननीय गृह मंत्री जी हम लोग गुमराह कर रहे हैं। मोदी, तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। राहुल जी के जितने भी सुझाव थे, जो उनके बिंदु थे, उसका एक भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। आज संसद का दिन हंगामे, तीखे राजनीतिक आरोपों और सीमित लेकिन महत्वपूर्ण विधायी कामकाज के नाम रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कार्यवाही कई बार बाधित हुई, स्थगन हुए, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कुछ अहम विधेयकों और सवाल जवाब को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल कर ली। आज की संसद रिपोर्ट में हम जानेंगे कि क्या लोकसभा राज्यसभा में सत्ताधारी दल की ओर से क्यों हंगामा हुआ, क्यों नेता प्रतिपक्ष और सोनिया गांधी से माफी की मांग की गई, दूसरी ओर आज ही क्यों अमित शाह पर एक बार फिर बवाल हुआ और बात कार्यवाही के स्थगन तक पहुंच गई। तो अंत तक बने रहिए ताकि आप ये सारी जानकारी देख सकें, जान सकें। लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, वैसे ही सदन में हंगामा खड़ा हो गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के एक सांसद ने हाल ही में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए। किरेन रिजिजू के इस बयान पर विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध शुरू किया। शोर शराबे और नारेबाजी के बीच कार्यवाही सुचारू रूप से चलना असंभव हो गया। हालात को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुपूरक अनुदानों की मांगों से जुड़ी घोषणाएं कर रहे थे, लेकिन विपक्षी सांसद लगातार संसद के वेल में आकर, लोकसभा के वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। सभापति दिलीप सैकिया ने विपक्ष से अपील की कि वो शून्यकाल को चलने दे और आश्वासन दिया कि सूचीबद्ध विषयों के बाद उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग पर अड़े रहे। उनका आरोप था कि गृह मंत्री ने सदन में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर बाधित हुई और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। माननीय सदस्यगण,
कृपया सभा की कार्यवाही चलने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण शून्यकाल है। शून्यकाल के विषय जो आज के लिस्टेड है उस विषय को आज लिया जाएगा। कृपया आप सब लोग बैठिए प्लीज। कृपया बैठिए प्लीज। शून्यकाल है। प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। शून्यकाल है। शून्यकाल सभी माननीय सदस्यगण का देखिए। शून्यकाल को चलने दीजिए। माननीय सदस्यगण, शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। शून्यकाल को चलने दीजिए प्लीज। शून्यकाल के बाद आज जो लिस्टेड है 0 आवर में केवल वही माननीय सदस्यगण बोलेंगे। आप लोग भी बैठिए प्लीज। सभी लोग बैठ जाइए प्लीज बी सीटेड। आप सभी लोगों से आप शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते? शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते क्या आप? हम इसको विचार करेंगे। आप बोलेंगे उसमें। प्लीज बी सीटेड। आस्क ऑल मेंबर्स टू बी सीटेड इन योर रेस्पेक्टिव सीट्स। प्लीज आप जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये ठीक नहीं है वेणुगोपाल जी। 0 आवर चलने देना है। अगर 0 आवर भी आप चलने नहीं देता है तो सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए मैं स्थगित करता हूं। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई। 2 बार स्थगन के बावजूद सरकार ने अपनी विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने और कुछ मौजूदा कानूनों में संशोधन करना है। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, with your kind permission, I rise to move for leave to introduce the. I called his name, please. Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to move for leave to introduce the repealing and amending Bill 2025, which provides for repealing of certain enactments and to amend certain other enactments. Thank you, sir. इस पर विपक्षी सांसद AK प्रेमचंद्रन ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष को चर्चा और विरोध के लिए पर्याप्त समय दिए बिना विधेयक थोप रही है। उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया और इस चीज को उन्होंने बुलडोजर नीति करार दिया। तो बुलडोजर अब लोकसभा तक भी पहुंच चुका है। डॉक्टर T. सुमति जी, नोट प्रेजेंट। श्री NK प्रेमचंद्रन जी। Sir, I am not objecting the bill. My point is that it is being circulated just now, the supplementary list of business. All these 4 bills, if you examine Rule 72(2), it is the right, legitimate demand of a member of the House to oppose the introduction of the bill. Unfortunately, when the bill is circulated yesterday in the night, that too in the late night and today morning, and when the bill is in such a way it is being circulated, it is a specific direction is there. Direction 19B is there. By virtue of 19B, the direction of the Honorable Speaker, it is mandatory that the bill has to be circulated. Introduction of the bill. I do admit the fact that the Speaker has every right to abandon it or every right to exempt it. But the point is that the members are getting an opportunity by virtue of subclause 2 of Rule 72, that by which when the bill is being introduced, we will be getting an opportunity to oppose the introduction of the bill. इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक के तहत उच्च शिक्षा के लिए एक केंद्रीकृत बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है। Chairman sir, with your kind permission, I rise to move for the leave to introduce a bill to enable and empower the universities and other higher education institutions to achieve excellence in teaching, learning, research and innovation through coordination and determination of standards in institutions for higher education, research and scientific and technical institutions, and for that purpose to constitute a Vikasit Bharat Shiksha Adhishtan to facilitate universities and other higher educational institutions to become independent self-governing institutions and to promote excellence through a robust and transparent system of accreditation and autonomy, and for matters of connected therewith or
incidental thereto. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह उच्च शिक्षा का अत्यधिक केंद्रीकरण करता है। I rise to oppose the introduction of the Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2025 under Rule 70(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. The grounds for the opposition of the bill are as follows. First, the bill results in excessive centralization of higher education and violates the constitutional distribution of legislative competence. While Parliament may legislate under entry 66 of List 1 on coordination and determination of standards, this power is limited and cannot be used to occupy the entire field of legislation. The bill goes far beyond standards and intrudes into administration, affiliation, establishment, and closure of university campuses, their institutional autonomy, matters falling within entry 25 of List 3 and entry 32 of List 2, with incorporation and regulation of state universities. Second, the bill suffers from excessive delegation of legislative power. Vast and substantive matters ranging from accreditation frameworks, degree granting powers, penalties, institutional autonomy, and even supersession are left to be determined by rules, regulations, and executive direction. This abdication of essential legislative functions violates settled constitutional principles governing delegated legislation. Third, the bill undermines the autonomy and independence of statutory regulatory bodies by making them bound by policy directions of the central government and subject to supersession at executive discretion. Such provisions erode institutional independence and offend the constitutional requirement of fairness, non-arbitrariness, and check on executive power under Article 14. Fourth, the bill also concerns Article 19(1)(g) of the Constitution of India by subjecting educational institutions to pervasive executive control, graded autonomy, intrusive compliance requirements, severe penalties and closure powers. It imposes disproportionate and unreasonable restrictions on the right to carry on education as an occupation. While regulation in the public interest is permissible under Article 19(6), the bill goes far beyond reasonable regulation and vests unguided overboard powers that fail the test of proportionality as laid down by this House and the Supreme Court. And last, Mr. Chairperson, sir, I oppose the bill and the overriding clause given by this bill over all other laws, coupled with the powers to supersede existing regulatory structures, raising serious concerns of arbitrariness, legal uncertainty, impacting institutions established under state laws without any safeguards. And I do hope, Mr. Chairperson, sir, that the minister would reply to each and every ground on which the introduction of this bill has been opposed. वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू हुई। उपसभापति हरिवंश आसन पर थे। सदन में कुछ कागजात मेज पर रखे गए। इसके बाद सदन नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए गए। माननीय नेता सदन कुछ सर, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना
यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की झंझाट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से इस बयान के बाद विपक्षी सांसदों ने कड़ा विरोध जताया। शोर शराबे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल के बाद एमएसएमई और हवाई किराए पर चर्चा हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने बताया कि एयर सेवा पोर्टल और ऐप के जरिए यात्रियों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीजीसीए ने यात्रियों के अधिकारों पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। त्योहारों के दौरान बढ़ते हवाई किराए पर उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र अनियमित है। जब मांग बढ़ती है और सीटें कम होती हैं तो किराए बढ़ते हैं। सरकार इस पर निगरानी रखती है और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करती है। प्रश्नकाल के बाद राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर बहस जारी रही। सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि सरकार शासन के बजाय चुनावी रहस्य बना रही है और उन्होंने एसआईआर को अमित शाह इंसेंटिव रिवीजन तक कह दिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद गुरविंदर सिंह ओबराय ने अपने पहले भाषण में अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया। सभापति ने उन्हें विषय से जुड़े रहने की सलाह दी। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को लेकर गंभीर आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं दिया। अपने बयान में दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो देश में फांसीवादी तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद सदन में राजनीतिक माहौल और अधिक गर्मा गया। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्टोरल रिफॉर्म पर माननीय अमित शाह जी ने जो लोकसभा में भाषण दिया, मैं वहीं से शुरू करूंगा और अंत भी वहीं से करूंगा। राहुल जी के जितने भी सुझाव थे, जो उनके बिंदु थे, उसका एक भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। डिजिटल You continue, please. डिजिटल मशीन रीडेबल पारदर्शी वोटर रोल होना चाहिए। इसमें क्या आपत्तिजनक थी? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईवीएम के आर्किटेक्चर की अब ट्रांसपेरेंट ऑडिट होना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है? कोई जवाब नहीं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब नहीं। माननीय इसी संसद सदस्य, एक भूतपूर्व संसद सदस्य ने दिल्ली में भी वोट डाला और बिहार में वोट डाल दिया एक साल में, उस पर कोई जवाब नहीं। सीजेआई के चयन प्रक्रिया के बारे में कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की इम्यूनिटी के बिंदु पर कोई जवाब नहीं। सीसीटीवी फुटेज न देने के बहाना भी मना लिया, उस पर कोई जवाब नहीं। और आखिर में उन्होंने कहा कि मैंने रात को भाषण देने के पहले एक रात को मैंने माननीय चुनाव आयोग से पूछा तुम्हारे पास कोई सुझाव आया कि नहीं आया। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2025 तक हमें न किसी पार्टी ने सुझाव दिया, ना कोई प्रस्ताव आया। माननीय सभापति जी, मैंने माननीय हमारे अध्यक्ष जी को 21 पत्र वो की प्रतिलिपि दे रहा हूं, जो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस के जस्टिस लोकुर के द्वारा 21 पिटीशन दिए गए चुनाव आयोग को, उनको एक्नॉलेजमेंट तक नहीं हुआ। मैंने खुद ने
24 सितंबर 2023 को माननीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा, उसका भी उल्लेख मैं यहां पे दे रहा हूं। तो आपकी इजाजत से मैं सारे ये पत्र जो हैं, जो माननीय चुनाव आयोग को लिखे गए थे, लेकिन माननीय चुनाव आयोग ने माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह करके गलत बयानी करवाई, हमें इस बात की आपत्ति है। खबर लिखे जाने तक राज्यसभा में चर्चा जारी थी। तो आज की संसद रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।